हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। हम बीए पार्ट सेकंड का पेपर पढ़ रहे थे, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण हम पढ़ चुके थे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे अखिल भारतीय राजनीतिक आंदोलन का सूत्रपात अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसका जन्म और उसका उद्देश्य, जिसमें हम उस बैकग्राउंड पर डिस्कस कर चुके थे जिन परिस्थितियों में एक अखिल भारतीय संस्था संगठन की आवश्यकता महसूस हुई, जिसको आज हम कांग्रेस बोलते हैं, या कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या कारण थे, क्या कारण रहे थे, उससे पहले भी कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी जो कार्य कर रही थी, और ऐसी क्या परिस्थितियां हुई जिनके कारण इस उद्देश्य मतलब कांग्रेस की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई, या इस तरह के एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। इसका डिस्कस करने के बाद जैसा कि हमने कहा कि उस वातावरण में जब एक देशव्यापी राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस हो रही थी, या उस तरह की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, उसी समय भारत में हुम का पदार्पण होता है। एओ हुम जिसको हम बोलते हैं और जिसको कांग्रेस का जनक भी हम मानते हैं। देखिए, यह कहना कठिन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की कल्पना वास्तव में किसके मस्तिष्क से निकली थी। हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते, परंतु यह निश्चित है कि भारतीय एक देशव्यापी राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे, और उसी समय हुम का भारत के राजनीतिक रंगमंच पर पदार्पण होता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय हुम महोदय को दिया जा सकता है। एओ हुम को दिया जाता है। उन्हें कांग्रेस का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कांग्रेस एओ हुम को कहा जाता है। हुम क्या थे? हुम एक उदारवादी अंग्रेज थे और इंग्लैंड की रेडिकल पार्टी के संस्थापक के योग्य पुत्र थे। वे भारतीय सिविल सर्विस में एक उच्च पदाधिकारी थे और उनके हृदय में स्वतंत्रता की गहरी भावना व्याप्त थी तथा उनका हृदय भारतीयों की गरीबी पर रोता था। उन्होंने सन 1857 की क्रांति को अपनी आँखों से देखा था। वो एक अनुभवी और दूरदर्शी व्यक्ति थे। अपनी दूरदर्शिता के कारण ही वे अच्छी तरह जान पाए कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध घोर असंतोष व्याप्त है और एक भयंकर विस्फोट की संभावनाएं है। एक्चुअली क्या है कि उन्होंने जिस प्रकार का शासन व्यवस्था थी, है ना, चाहे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है या लॉर्ड लिटन की जो नीतियां थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में एक असंतोष को जन्म दिया, शोषणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप, तो हुम ने इस चीज़ को भांप लिया था कि भारतवासी एक पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, या अंग्रेज़ों के प्रति एक घोर असंतोष उसमें व्याप्त हो चुका है। घोर असंतोष ने भारतीयों के मन में जन्म ले लिया है, जो कभी भी भयंकर विस्फोट हो सकता है। और चूंकि 1857 की क्रांति पहले हो चुकी थी, उसके परिणाम भी उनको पता थी। तो इस तरह से उन्होंने एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने के उद्देश्य से 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने देश के शिक्षित नवयुवकों को मातृभूमि की उन्नति के लिए प्रयत्न करने की अपील की, ताकि भारतीय राष्ट्र का बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जागरण हो सके और इसके लिए एक अनुशासित और सुसज्जित सेना तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि यदि 50 शिक्षित नवयुवक ही अपने स्वार्थ को त्याग कर देश की स्वतंत्रता के लिए संगठित होकर डटकर प्रयत्न करें, तो भी आगे का कार्य सरल हो सकता है। और उनके इस पत्र का शिक्षित नवयुवकों पर व्यापक प्रभाव भी पड़ा, और दिसंबर 1884 में देश में 17 सेवक जो समस्त देश का प्रतिनिधित्व करते थे, और जिनमें से अधिकांश मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी में भाग लेने गए थे, दीवान बहादुर रघुनाथ राव के मकान पर इकट्ठे हुए, और उन्होंने एक राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में कार्य करने की प्रतिज्ञा की। हुम सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए एक देशव्यापी योजना पर विचार कर रहे थे, और हुम उदार विचारधारा वाले व्यक्ति थे,
और उनका विश्वास था कि भारत की प्रगति वैधानिक उपायों द्वारा ही हो सकती है। अतः वे क्रांति की धारा को वैधानिक प्रभाव में परिणत करना चाहते थे, क्योंकि क्रांति से हुम ने ये भांप लिया था कि क्रांति से ना तो स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है, ना आज़ादी प्राप्त की जा सकती है, और ना ही विकास किया जा सकता है। क्रांति से केवल हिंसा होती है, क्रांति से केवल असंतोष होता है, क्रांति से केवल हत्याएं होती हैं। कोई रिजल्ट क्रांति से निकलने वाला नहीं है, और अगर कोई रिजल्ट निकलना है, कोई योजना बनानी है, तो वो केवल वैधानिक उपाय ही हमें करने होंगे। तो इस तरह उन्होंने क्या किया कि भारत की प्रगति के लिए उन्होंने केवल वैधानिक उपायों को ही सपोर्ट किया, उन्हीं की बात की। क्रांति की तो उन्होंने जो क्रांति की धारा या आक्रोश जो फैला हुआ था या भरा हुआ था जनमत में, भारतीय जनमत में, उस प्रभाव को या उस क्रांति की जो उग्र धारा थी उसको वैधानिक प्रभाव में परिणत करने की कोशिश की, या परिणत करना चाहते थे। तो कांग्रेस की स्थापना का रीज़न भी यही था कि देखिए, इसके दो सिद्धांत कई बार आते हैं, जिसमें हुम के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो सेफ्टी वॉल्व के रूप में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। कि जिस प्रकार सेफ्टी वॉल्व का मतलब होता है, जैसे प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में जो सीटी होती है वो क्या काम करती है, सेफ्टी वॉल्व होता है वो क्या काम करता है कि जब प्रेशर कुकर में भाप ज़्यादा बन जाती है तो वो भाप के परिणाम स्वरूप फटेगा तो दुर्घटना होगी। तो उस दुर्घटना को रोकने के लिए उस भाप को बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बने अंदर, इसलिए एक सीटी होती है कि वो उसमें से बीच में से जो गैस है या जो भाप है वो निकलती रहे, और जिसके परिणाम स्वरूप भोजन भी पक जाए और कुकर भी ना फटे। तो एक सेफ्टी वॉल्व होता है। तो इसी प्रकार से जो असंतोष की भावना अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों में पूरी तरह से भरी हुई थी, एक क्रांति की भावना भरी हुई थी, कहीं वो असंतोष की भावना एक क्रांति का रूप ना ले ले, इसलिए कांग्रेस की जो स्थापना है वो एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई थी। ऐसा माना जाता है, ये एक सिद्धांत है। लेकिन कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे? कांग्रेस के उद्देश्य देखिए अलग थे। कांग्रेस के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसके सभापति श्री रोमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस की गुरुता की ओर प्रतिनिधित्व का ध्यान आकर्षित करते हुए उसके कुछ उद्देश्य इस प्रकार बताए थे। जैसे साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश हित के लिए लगन से कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता और मित्रता के संबंध स्थापित हों, है ना, कि जो लोग देश के लिए कार्य करना चाहते हैं उनमें आपस में उनके जो संबंध हैं वो आपस में घनिष्ठता के हों और मित्रता के हों। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि समस्त देशवासियों में वंश, धर्म और प्रांत संबंधी दूषित संस्कारों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना का पोषण और परिवर्धन होना चाहिए, या भावनाओं का पोषण और परिवर्धन हो। तो उद्देश्य क्या था? पहला तो कि सभी व्यक्तियों में घनिष्ठता और मित्रता हो, और जाति, धर्म और प्रांत जैसी जो भेदभाव करने वाली या दूषित जो संस्कार हैं उनको मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हो। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित लोगों में अच्छी तरह चर्चा होने के बाद प्राप्त परिपक्व सम्मतियों का संग्रह करना, है ना, ये भी कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था। इसी तरीके से उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिज्ञ देश हित के लिए कार्य करें। तो अगर हम इसको शॉर्ट में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि समस्त भारतीयों में घनिष्ठता लाना, एकता लाना, क्षेत्रीय और जातीय भेदभावों को भुलाकर राष्ट्रीय भावनाओं का पोषण करना, और शिक्षित भारतीयों के विचारों को संग्रह करके या उनमें एकता या एक एकाग्रता लाने के लिए कहीं ना कहीं एक मंच प्रदान करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था, ताकि भारत की आज़ादी, भारत के विकास, भारत की प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सके। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और ये उसके
उद्देश्य होते हैं। इसके बैकग्राउंड के साथ साथ हमने कांग्रेस की स्थापना और उसके उद्देश्यों पर डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।